ऋतुराज राजा सिंह कॉलेज सिवान जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य का विस्तार की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें अशोक के साम्राज्य का निर्धारण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये मौर्य साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखेंगे मौर्य साम्राज्य के विस्तार को मगध साम्राज्यवाद की प्रक्रिया के आलोक में समझा जा सकता है। वस्तुतः हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक मगध का पर्याप्त क्षेत्रीय विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का उन्मूलन कर इस विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। सैलुकस को पराजित कर उसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक कर दिया। यूनानी स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है। अशोक के अभिलेखों से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण की पुष्टि होती है। सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कांधार क्षेत्रों से प्राप्त अशोक के अभिलेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। वेनसांग का लेखन भी इस बात की पुष्टि करता है कि कश्मीर पर अशोक का नियंत्रण था। हिमालय की तराई क्षेत्र पर मौर्य के नियंत्रण के संकेत मिलते हैं। अशोक के रुमनदेई और निगलीवा, कहीं कहीं निगाली सागर स्तंभ लेख भी लिखा जाता है, से इस बात की पुष्टि होती है। इस प्रकार उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक मौर्य साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश पर्वतमाला को छू रही थी। अब मौर्य ने उस प्रकृति सीमा को प्राप्त किया जो आगे के शासकों के लिए आदर्श बना, एक लैंडमार्क बना। दक्षिण भारत साहित्यिक व पुरातात्विक साक्ष्यों से दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का क्षेत्र कर्नाटक तक होने की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है कि भद्रभाव के साथ चंद्रगुप्त दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला पहाड़ी, जो कर्नाटक में अवस्थित है, गए और अपने जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण समय वहाँ पे व्यतीत किए। संगम साहित्य मामूल नर और परनर से भी दक्षिण में मौर्य के साम्राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। एड़ागुड़ी, ब्रह्मगिरी से प्राप्त अभिलेख दक्षिण में अशोक के साम्राज्य विस्तार की पुष्टि करते हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें बृहत् शिलालेख में उल्लिखित दक्षिण के राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल उसके स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में उल्लिखित हैं। अर्थात दक्षिण के इन राज्यों की सीमा तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। पश्चिम भारत रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है। इस अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे अशोक के समय भी इस क्षेत्र का राज्यपाल तुशासक था। गिरनार और सोपारा से मिले अशोक के अभिलेख पश्चिम क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण की सूचना देती है। पूर्वी भारत ऐतिहासिक स्रोतों से पूर्वी भारत में उड़ीसा, बंगाल,
असम में मौर्य साम्राज्य के विस्तार की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौड़ा और महास्थान अभिलेख उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर संकेत करता है, तो अशोक के प्राग ज्योतिषपुर में मिले अभिलेख मौर्य साम्राज्य के असम तक विस्तार की पुष्टि करते हैं। अशोक अपने पुत्र पुत्री के श्रीलंका जाने के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने स्वयं आया था, जो उसके साम्राज्य की सीमा पूर्वी समुद्र तट तक स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख से कलिंग क्षेत्र पर मौर्यों के अधिकार की पुष्टि होती है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्से के रूप में था। सिर्फ इसमें सुदूर दक्षिण एवं सुदूर उत्तर पूर्व का क्षेत्र शामिल नहीं था। इस दृष्टि से मौर्य साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, तो पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक विस्तृत था। महत्व: मौर्य शासक साम्राज्यवादी थे और इस साम्राज्यवादी विस्तार का उपयोग उन्होंने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में किया। इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों को राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से लाभ मिला। विशाल साम्राज्य का निर्माण कर राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को चरितार्थ किया। साम्राज्य विस्तार के माध्यम से मौर्य शासक नौकरशाही को संतुष्ट कर सके। इस साम्राज्य विस्तार से मौर्यों की राजकोषीय संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण होने से व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हुआ और अब अच्छे सैनिक व घोड़ों की आपूर्ति कंधार जैसे क्षेत्रों से होने लगी। ताम्रलिप्त जैसे बंदरगाहों का उपयोग दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंध विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। कलिंग एवं दक्षिण पर नियंत्रण से आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन हो सका। कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित दक्षिणापथ के सभी लाभ मौर्य ने उठाए, जैसे बहुमूल्य रत्न, खनिज इत्यादि। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि मौर्य को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में भी इस साम्राज्य विस्तार ने पर्याप्त सहयोग दिया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण से ग्रीक और आरामाइक जैसे भाषा व खरोष्टी लिपि की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही कला की नवीन शैलियों का विकास हुआ। मौर्यों ने अपने प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त सांस्कृतिक नीति के माध्यम से
अप्रत्यक्ष विस्तार को भी आकार प्रदान किया। धम्म के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रसार प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे जो क्षेत्र रहे उन पर भी किया। इस प्रकार अशोक के साम्राज्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। धन्यवाद।